को कंटिन्यू करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। तो अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका डायरेक्शन क्या है, उसको कैसे निकालेंगे? तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए बहुत अच्छा एक रूल बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि महान साइंटिस्ट मैक्सवेल का दिया हुआ है इसीलिए इस रूल का नाम हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो ये थंब रूल जस्ट आपको बिल्कुल इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह पकड़ना है। तो किसी भी कंडक्टर वायर को इस तरह आप होल्ड कर लें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो आपका जो रेस्ट फिंगर है, ये देखिए रेस्ट फिंगर का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। तो करंट का डायरेक्शन यदि थंब रूल के हिसाब से थंब यदि शो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो रेस्ट फिंगर शो कर रहा है इस तरह, रेस्ट फिंगर इस तरह शो कर रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? तो ये डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बन गया कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो होल्ड ए, अब इस रूल को समझिए, होल्ड ए करंट स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट, इन योर राइट हैंड सच दैट, इन दिस वे। तो होल्ड ए करंट कैरिंग a straight conductor in your right hand such that the thumb points along the डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब देखिए किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, इधर ऊपर की तरफ, फर्स्ट फिगर के हिसाब से ऊपर की तरफ। तो जो आपका रेस्ट फिंगर है, तो रेस्ट फिंगर तो ऐसे है, इसे मैं पकड़ता हूं, देखिए इस तरह दिखाएगा, रेस्ट फिंगर का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। तो रेस्ट फिंगर का जो डायरेक्शन है वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जब करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, अपवर्ड। और जब हम इसे ऐसे पकड़े वर्टिकली डाउनवर्ड, कैसे पकड़ रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड पकड़ रहे हैं भाई। तो जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड पकड़ेंगे इस फिगर की तरह, आप यहां देख सकते हैं, तो जब करंट का फ्लो इधर हो, यानी थंब इसको रिप्रेजेंट करे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो आपका जो रेस्ट फिंगर का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो वो क्या बन गया कि जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड आपका करंट फ्लो करेगा इस फिगर की तरह, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो आपने क्लॉक देखा है, क्लॉक में देखिएगा इस तरह आपका वो घूमते हुए सुई को टक 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 ऐसे घूम रहा है, आपका सुई इस तरह घूम रहा है। तो ये कैसा डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए ये बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है ना। और ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो आप अपने हाथ में कोई भी चीज होल्ड करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझ सकते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होता है किसको निकालने के लिए, तो भाई करंट का डायरेक्शन क्या है, इसके लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जाता है। अब आइए मैथमेटिकली फॉर्मूला, तभी मैंने आपको अभी जस्ट आपको पढ़ाया हुआ था कि किसी भी आपका जो सर्किट है जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है उसको हम लोग डिराइव करते हैं, निकालते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आगे के क्लास में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, और वो बी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है वो पॉइंट सिचुएट कर रहा है एक डिस्टेंस आर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2I/r। और ये क्या है, तो ये तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं हम लोग। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो म्यू 0/4 पाई का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना होता है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। अब इसको जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं इसके जगह पे, इसको हम लोग रखते हैं, तो क्या आ जाता है 2I/r इंटू 10⁻⁷t। सॉरी मैंने यहाँ टी नहीं दिया, टी। तो निकल गया आपका। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी हेल्प करेगा। और आप इस तरह के न्यूमेरिकल को, बहुत अच्छी एक बुक है टाटा मैकग्रो हिल का
आप उससे सॉल्व करें, पियर्सन की बुक से सॉल्व करें फाउंडेशन की, इससे आपका आईआईटी का एक बेस तैयार होगा। तो जो बच्चे जेई नीट या आपके आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकली उनको साउंड होना बहुत जरूरी है। तो वो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहें ताकि इन फ्यूचर 11 और 12 में आपको हेल्प मिले। तो ये 10th के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, आगे के लिए तो है, कुछ तो करना है। तो चलिए ये निकल गया। चलिए अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप को आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी सर्कुलर लूप का, यानी लूप का मतलब होता है यदि आप किसी भी स्ट्रेट करंट को इस तरफ बेंड कर देते हैं तो ये जो फिगर बनता है इसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर लूप। तो आप देख रहे हैं यहां से करंट इस तरह जा रहा है। तो करंट जब जा रहा है तो मान लीजिए किसी कार्डबोर्ड के अंदर आपने एक छेद करके सर्कुलर लूप को डाल दिया और उसके दोनों एंड को किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। तो अब आप इस पर यदि आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर रहे हैं तो सर्कुलर लूप में बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका जो पैटर्न है वो दोनों एंड पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और जैसे जैसे ये आर्क बढ़ता जाएगा, आगे हटेगा, यानी इस कॉर्नर से इस दोनों एंड से दूर हटेगा तो आर्क बड़ा होता जाएगा और बीच में हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो देख लीजिए। तो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो दोनों एंड पे सर्कुलर होता है और बीच में क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अलाइंड करता है। ठीक है। अब है कि फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स, यानी किस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो एक डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट, ये B का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और ये I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बतला रहा है कि यदि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और यदि रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर वो क्या होता है? घटता है। और नंबर ऑफ टर्निंग बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ओके, ये क्लियर हो गया। अब है सोलेनॉइड। तो भाई सोलेनॉइड बनाना है, कैसे बनाएंगे सोलेनॉइड? तो आप कोई भी कार्डबोर्ड सिलिंड्रिकल ले लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दीजिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर? इंसुलेटेड कॉपर वायर मीन्स देयर इज द पेंट ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन पेंट ओवर द कॉपर वायर. That means current flows from the inside, not from the outside. Insulation. I think all of you have seen the door of the fridge, the body of the fridge. Actually, it is insulated. Insulated. Its paint is insulation paint. So that is why current will not flow on the outside of the body of the fridge. ओके व्हेन मान लीजिए कि जब पेंट किसी भी फ्रिज के बॉडी का पेंट हटता है तो वहां करंट लगने का संभावना है। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन पेंट हट गया। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब वो ऐसा कॉपर वायर जो ऊपर से इंसुलेटेड है लेकिन अंदर से करंट जा रहा है, तो ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम किसी भी सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर कॉपर वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं और उसके दोनों एंड को हम लोग सर्किट से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। दोनों एंड को किससे कनेक्ट कर देते हैं? हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के सिलिंड्रिकल शेप वाले कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी स्ट्रक्चर को, उसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। तो इट इज ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी सिलिंड्रिकल शेप में बना हुआ एक ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्निंग क्लोजली यानी काफी क्लोज में बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्निंग को रैप किया जाता है। किस शेप में? सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है, ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में बना हुआ कॉइल जिसमें कि इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप किया हुआ हो, काफी क्लोजली रैप किया हुआ हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होता है, द एंड ऑफ सोलेनॉइड कॉइल वेयर करंट इज सीन टू बी फ्लोइंग। अब देखिए एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ देख रहे हैं ना सोलेनॉइड कॉइल, जहां पे करंट इज सीन टू बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्ट एज साउथ पोल। तो जहां से ये इस तरह जा रहा है, ये इसका ये इंड किसका काम करेगा? साउथ पोल का। और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो किसका काम करेगा? नॉर्थ पोल का। तो आप इस फिगर के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में ये देखा जाए कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यदि इस तरफ फ्लो करेगा तो हम लोग इस एंड को क्या लेंगे? साउथ पोल के रूप में। किसके रूप में लेंगे? साउथ पोल के रूप में। लेकिन यदि फ्लो इस तरह ना हो करके, मान लीजिए यहाँ पे जो है ये फ्लो इस तरह हो रहा है, ठीक है, तो इसका फ्लो ऐसे चल रहा है, करंट का फ्लो उल्टा। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ऐसे फ्लो नहीं करके ऐसे फ्लो कर रहा है, अभी तो आप देख रहे हैं ऐसे फ्लो रहा है तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। लेकिन यदि ऐसे आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जो करंट का फ्लो होता है उस डायरेक्शन को ले लेते हैं नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज फ्लो होने पर हम लोग उसको ले लेते हैं साउथ पोल। तो क्लियर हो गया? तो यहां पे देखिए ये क्लॉकवाइज हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ओके, तो यहां पर चूंकि फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ पोल, और यहां फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब इस तरह का फ्लो हो तो नॉर्थ पोल और इस तरह का फ्लो हो तो साउथ पोल। अब डिपेंड करता है कि फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ solenoid डिपेंड्स। तो किस फैक्टर पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? तो आप बड़े इजीली इसको राइट कर सकते हैं कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड। तो आप जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड का डिपेंड हम लोग को दिखलाना है, तो हम लोग इसको कैसे दिखलाते हैं? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो सोलेनॉइड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करेगा, पहला इट डिपेंड्स ऑन amount of current, second number of turning of insulated copper wire, तो नंबर ऑफ टर्निंग्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। तो ये तीन चीज पे डिपेंड किया, एक अमाउंट ऑफ करंट पे, दैट मींस यदि करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा नंबर ऑफ टर्निंग्स, जितना ज्यादा आपका टर्निंग होगा, टर्निंग का मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटिएगा, रैप कीजिएगा, उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। नंबर 3 नेचर ऑफ कोर मटेरियल का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि सोलेनॉइड में क्या होता है कि आप एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर यदि कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं तो उससे जो शेप बनता है वो बन जाता है आपका क्या, तो कॉइल टाइप का जो शेप बनता है वो होता है सोलेनॉइड। लेकिन यदि आप कार्डबोर्ड के जगह स्टील का, सॉफ्ट आयरन का यूज कर देते हैं उसके अंदर, यानी आप स्टील पे या सॉफ्ट आयरन के ऊपर रैप करते हैं, तब जो सोलेनॉइड बनेगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहां तक आप लोग सभी समझ गए। आई होप सो कि आप लोग इन सभी चीजों को, एक एक पॉइंट को काफी अच्छे ढंग से देखिएगा, और मेरा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा, लेक्चर 1 को देखने के बाद ही लेक्चर 2 देखिएगा, ताकि आपका जो पढ़ाई हो वो आपके समझ में आ सके। ये सभी एक दूसरे से काफी कनेक्टेड हैं, समझने में काफी हेल्प मिलेगा। और इसके बाद मैं
लेक्चर 3 और 4 में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, एक बात तो है, मैं बार बार सभी को कहता हूं कि आप सभी मेरे इस वीडियो को यदि अच्छा लगे, यदि आपको ये पढ़ाई पसंद आए तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, ताकि आपके लाइक से हम लोग काफी उत्साहित रहें। थैंक यू, आई होप सो, हैव अ नाइस डे।